What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे दिन आप लोगों के अंदर से गर्मी निकलती रहे कि हाँ ये इंसान कुछ कर रहा है। देखिए यार, हर एक इंसान जिंदा है, पर लेकिन सब इंसान अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कुछ इंसान की लाइफ में जो कैलेंडर में डेट चेंज हो रही है, और कुछ इंसान रियलिटी में अपनी जिंदगी में कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इसमें से आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे हैं जो एक्टिवली हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सही तरीके से अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं काम तो कर रहे हैं, वो भी इतनी बिजी हैं जितने पहले वाले बिजी हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि हाँ यार कुछ काम करते हैं, चल यार कर लेते हैं, यार पढ़ लेते हैं, चल यार पढ़ लेते हैं। मतलब वो नहीं है कि एक जोश में हाँ यार ये काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, यार अच्छे से करेंगे ना, इस बिल्कुल ये काम ऐसा करना है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक वो वाला इंसान है। तो दोनों काम करेंगे तो दोनों में आप लोगों को धरती आसमान का जो अंतर है वो नजर आएगा। अब आप लोग अपने आप को कौन सी कैटेगरी में लिखना चाहते हैं ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जिंदगी जो है वो बड़ी टफ है, आसान नहीं है, बड़ी ही मुश्किल जिंदगी है। तो चलो मान लो कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है जिंदगी की राहें मुश्किल है, तो फिर भी अगर मुस्कुराकर चलोगे तो जिंदगी की जो मुश्किलें हैं वो आप लोगों को आसान लगने लगेगी। और फिर वही बात 3 इडियट वाली कि ऑल इज वेल। तो हमेशा अपने दिल से एक आवाज निकालते रहो कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही चल रहा है। तो जिंदगी को जीने का तरीका थोड़ा आप लोगों का बदलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। चीजें आसान तो नहीं होगी, पर आप लोगों के अंदर की जो ताकत है उसके साथ लड़ने की वो जरूर बढ़ जाएगी, और वही तो चाहिए। तो ये चीजें हैं जिंदगी में, आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो ये चीजें समझ में आने लगेगी। डेली इस चैनल के ऊपर आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोग कंप्लीट करंट अफेयर तैयार करा देती हैं। और चैनल पे आप लोग अगर जाएंगे इस टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पर आज तक की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो इकट्ठी आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग के पास में होनी चाहिए, ओके। तो आइए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एंजॉय करके और एंटरटेन करके। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। वैसे तो नंबर 8 यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पर लेकिन ये 8 से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात कर रहा है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीए बोलते हैं। इसके द्वारा अभी नोवा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया अभी मार्च के महीने में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इसी के साथ में यहां पर एक बात की जा रही है, यह जयदीप भटनागर के द्वारा अभी ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना यार, पीआईबी की न्यूज कवर कर लेते हैं यार, पीआईबी पढ़ लेते हैं यार, पीआईबी से बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप लोगों को पता है ये पीआईबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? अगर हाँ तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। देखता हूं कितने सही आंसर देते हैं, ठीक है। तो पीआईबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहां पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि एक तरीके से न्यूट्रल रहना। किसी की लड़ाई हो रही है तो फालतू में किसी के फटे में लड़ाई में टांग नहीं अड़ाना। आप लोगों ने सुना, कई लोग ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं। तो वो न्यूट्रल है अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया ये डे, और यहां पर ये किस दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। अभी न्यूज में किस लिए है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक सिंगापुर नाम की कंट्री है कि यार बहुत सारे हेडक्वार्टर सिंगापुर में, जिसका देखो सिंगापुर नहीं सॉरी स्विट्जरलैंड, ठीक है, सॉरी स्विट्जरलैंड। तो बहुत सारी कंट्री के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्विट्जरलैंड में ही क्यों इतनी सारी कंट्री के हेडक्वार्टर है? बेसिकली वो कंट्री न्यूट्रल है, वो खुद ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि हम लोग किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। अगर कोई लड़ रहा है, कोई युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, हम बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैक्सिमम जो कंट्री है वो वहां पर, मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात की जा रही है एनएचआरसी, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो एनएचआरसी के द्वारा जो बोला गया उसके द्वारा हमारी कंट्री में जो उड़ीसा और इसी के साथ में एक और राज्य है, उसके बेसिकली यहां पर जब यहां पर एक डैम बनाया गया था, ये डैम कौन सी रिवर के ऊपर था? लगभग 6 दशक पहले ये डैम बनाया गया था, यानी बाद बनाया गया था एक रिवर के ऊपर। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहां से हटाना पड़ा था, और उन लोगों को प्रॉपर कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया था। तो एनएचआरसी के द्वारा यहां पर अभी नोटिस इशू किया गया है इन 2 राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको। तो उसी के बारे में यहां पर ये बेसिकली न्यूज है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, न्यूज तो देखिए 6 डेकेड पुरानी। आप लोग बोलेंगे सर यूपीएससी के लिए अब 60 साल पुरानी न्यूज भी तैयार करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर रेगुलर न्यूज फॉलो करते रहेंगे तो वो न्यूज कहीं ना कहीं आप लोगों को रिवाइज होती नजर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, तो आप लोग रेगुलर न्यूज के टच में रहिए। बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन का सीडीपी क्या है, यहां पर इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इसके द्वारा रिकमेंड किया गया है एक कंट्री को रिसेंटली अभी कि ये लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आएगी। तो ये कंट्री कौन सी है? क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए एक
उन्हें कहते हैं कि हिंट देना, हिंट ये दे देता हूं कि ये कंट्री जो है वो हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करती है, ठीक है, इतना हिंट मैं आप लोगों को देता हूं। ये कंट्री कौन सी आप लोग बताइए, और कैसे आप लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री को लीस्ट डेवलप कंट्री का दर्जा देते हैं। इसका मतलब है कि डेवलप है ही नहीं है ढंग से, ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। रूसा, रसिया नहीं है, रूसा, यानी कि रूस गया। तो अगर कोई रूस गया है तो उसको मनाने के लिए क्या करना है, तो उसको हायर एजुकेशन दे दो, ठीक है भैया, पीएचडी कर ले, ठीक है भैया, पढ़ ले, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, वो मन जाएगा, ऐसा आप लोग बोलिए। तो ये रूसा की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट जरा सी देर में, किसके द्वारा तैयार की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर में जापान, जो कि बहुत प्यारी कंट्री है, यहां पर इसकी जो रैंक है 153 कंट्री में से 121 है। समझ रहे हैं आप लोग, जापान जो नीचे से टॉप कर रहा है, यानी कि बहुत बुरी रैंक है जापान की। जापान से अच्छी तो हमारी रैंक है इसके अंदर, तो आप लोग को अपनी भी रैंक बतानी है। और जापान की रैंक इतनी बुरी क्यों है, इसके बारे में मैं न्यूज डिस्कस करूंगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप लोगों को सुनकर लगेगा कि क्या ऐसा भी कुछ है। जी हां, ऐसा भी कुछ है, वो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए इसी के साथ में लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सोशल इशू है, जो सोसाइटी से रिलेटेड इशू है, और बात की जा रही है किसके बारे में, जापान के बारे में। यहां पर जापान के अंदर सेम सरनेम वाला फंडा है। सेम सरनेम का फंडा क्या है, मान लीजिए एक लड़का है ए, एक लड़की है बी, ठीक है, लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, तो जापान की कंट्री ये बोलती है कि जैसे ही लड़का लड़की की शादी होती है तो उनका सरनेम सेम होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए लड़की शर्मा है और लड़का कुछ और है, तो यहां पर लड़की को लड़के का सरनेम ले लेना चाहिए, या फिर लड़के को लड़की का सरनेम लेना चाहिए। कोई से का सरनेम कोई भी ले लो, पर लेकिन दोनों का सरनेम जो है वो एक होना चाहिए। ये जापान के अंदर बोला जाता है, यानी कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता है तुम लड़की का सरनेम ले रहे हो लड़का, या लड़के का सरनेम ले रही है लड़की, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, पर हां सरनेम जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो जापान में इसको लेकर अभी ये बोला गया एक सेक्शन के द्वारा बेसिकली कि आप लोग क्या कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अपना सरनेम चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको मत करने दो सरनेम चेंज। उसको अगर अच्छा लग रहा है वो सरनेम, तो उसको उसके साथ में रहने दो, आप लोग क्यों चेंज कर रहे हो। तो इसके लिए जब यहां पर बात बोलेगी, तो जापान के अंदर जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि वो इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि जो ये चीज चली हुई आ रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी एक न्यूज आप लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर देखी, जब एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बोला गया कि एलजीबीटी कम्युनिटी को जो हमारी कंट्री में जो मैरिज से रिलेटेड जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट को बोला कि देखिए ये सही है कि हम लोग इसको डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर कोई केस नहीं लगेगा अगर वो अपनी जिंदगी में इस तरीके से रहना चाहते हैं। पर लेकिन शादी कराना, सेम सेक्स जो एक तरीके से मैरिज कराना कि हाँ एक लड़का लड़के के साथ में शादी करेगा, लड़की लड़के के साथ में शादी करेगा, तो एक नेचुरल जो बेसिकली जो चीजें होती हैं कि हाँ वो बच्चा पैदा कैसे करेंगे, तो वो वाली चीजें है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वो इसको डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। वो समझ में आता है सेक्शन 377 को, पर लेकिन इसके चलते इसमें मैरिज के एक्ट में चेंज किया जाए और उसको अलाउ किया जाए, वो हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा ही यहां पर जापान के अंदर बोला गया, जापान के अंदर ये बोला गया कि देखिए सेम सरनेम रहेगा और इसको हम लोग इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे। तो यहां पर ये ओल्ड सेंचुरी लॉ है जो यहां पर जापान के अंदर चला हुआ है। तो यहां पर एक तरीके से जो कंजर्वेटिव है सोसाइटी के अंदर वो नहीं चाहते इसको चेंज किया जाए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो फैमिली से पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर ये चीजें चलती रहती हैं। जापान के अंदर यहां पर जापान सिविल कोड है जिसके अंदर जो मैरिज कपल है वो अपना सेम सरनेम रखेगा, और ओनली यहां पर जो बेसिकली ये एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइज नेशन है जो कि सबसे डेवलप एक कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द डेवलप जो नेशन है। और इसमें यहां पर सरनेम अगर आप लोग सेम नहीं रखेंगे तो ये इलीगल भी है, समझ रहे हैं आप लोग, इसको इलीगल की कैटेगरी में भी रखा गया है। तो यहां पर ऐसा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। यह है यहां पर मीजी एरा था यहां पर 1868 से लेके 1912 तक यहां पर, जिसके द्वारा रूल किया गया 1896 में, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर बेसिकली जो फैमिली के अंदर इस तरीके से कि नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग जैसे आज के दिन में हमारी कंट्री में होते हैं, लड़की की शादी होती है तो वो लड़के के घर चली जाती है, ठीक है। तो हस्बैंड हो गया, लड़का उसके घर चली गई, तो ये माना जाता है कि अब हस्बैंड की फैमिली में रह गया तो उसकी वजह से तो होगा नहीं, पूरा हस्बैंड वाली फैमिली अपना नाम चेंज करेगी, तो लड़की का ही नाम चेंज कर देते हैं। ये एक नॉर्मल पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर लड़की उस फैमिली में आ तो रही है पर उसको लगता है कि उसको अपना सरनेम चेंज नहीं करना है, उसको इंटरेस्ट है कि अपना ही सरनेम रखना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चीज को यहां पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है कि लड़की अगर चाहती है कि अपना सरनेम चेंज न करे मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो क्यों उसको फोर्स कर रहे हो सरनेम चेंज करने के लिए। तो उसके बारे में ये इशू, और जो मैंने आप लोगों को बताया इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यही कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया इस लॉ के अंदर कि हस्बैंड का सरनेम लेना है या फिर वाइफ का सरनेम लेना है, जिसका भी लेना है एक सरनेम आप लोगों को रखना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, ऐसा भी नहीं कर सकते कि हस्बैंड का सरनेम यहां पर ए है और वाइफ का सरनेम बी है कि आप लोग इनको दोनों को मिलाकर कोई तीसरा सरनेम बना लो, ऐसा भी नहीं है।
या तो हस्बैंड वाला सरनेम रखो या फिर वाइफ वाला सरनेम रखो, तो इस तरीके से यहां पर बोला जाता है। तो इसके चलते मैक्सिमम जो केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं, तो 96% केस ऐसे रहते हैं कि जो नॉर्मली लड़की है वो हस्बैंड के घर जाती है तो वो अपने हस्बैंड वाला ही सरनेम रख लेती है, ठीक है। तो ये 90% केसेस जापान के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर ये बेसिकली पैट्रियार्कल जो थिंकिंग है वो यहां पर नजर आती है, जिसके चलते जापान की जो रैंकिंग है वो यहां पर जेंडर इक्वलिटी के अंदर काफी कम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जिसको बोला मैंने स्टार्टिंग में कि जेंडर गैप जो रिपोर्ट है ये जो तैयार की गई, तो इसमें जो जापान की जो रैंक है ये 121 है 153 कंट्री में से, और हमारी रैंक है 112। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट GGR किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो बड़ी ही प्यारी न्यूज थी यार, तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन माइंड में होता नहीं चाहिए, वैसे तो फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एजुकेशन अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं जो कई बार मैं बता चुका हूं, हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में से जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बताना है पहले एजुकेशन जो था वो किस लिस्ट में आता था, ठीक है, और इसको चेंज कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो पूरी वीडियो भी बनाई थी ना मैंने, उसमें भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। अगर नहीं देखी है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तो कई सारी और इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। अगर देख रखी है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इसमें उच्चतर आ गया, आप लोग देखते हैं यहां पर ऑलरेडी उच्चतर का मतलब होता है हायर एजुकेशन, तो इसके लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो सीधा सीधा किस मिनिस्ट्री का हो गया, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का हो गया। इसी मिनिस्ट्री को पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से आप लोग जानते थे, तो अब यहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके द्वारा रिव्यू किया गया है जो हमारी कंट्री का रूसा है, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये बेसिकली जो फंड किया जाता है हायर एजुकेशन हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू, ताकि हायर एजुकेशन लेवल कंट्री में बढ़ाया जा सके। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन हो जाए उससे ऊपर किसी को जाना पसंद नहीं है, और बहुत सारे तो ग्रेजुएशन भी नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग 12th कर अपना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारा सेक्शन सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिशन मोड में यहां पर बेसिकली फंड दिया जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, ताकि वो एक्सेस प्रोवाइड करा सके, इक्विटी देखने को मिल सके और एक्सीलेंस देखने को मिल सके हायर एजुकेशन के अंदर। तो कैसी स्कीम हो गई यहां पर, ये इसका मतलब सेंटर सपोर्ट कर रहा है इसको, तो सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी। सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी स्कीम होती है, ये वो स्कीम होती है इसमें सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर पैसा लगाते हैं। तो सेंटर ने मान लीजिए 60% पैसे दे दिए, ठीक है, तो स्टेट 40% लगाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वहां पर सारा पैसा सेंटर देता है, पर लेकिन स्पॉन्सर्ड वाली में पैसा जो होता है वो यहां पर मिलकर देते हैं ये। अगर 2016-17 की आप लोग बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 1500 करोड़ रुपए एवरी ईयर के हिसाब से इस प्रोग्राम के अंदर खर्च किए गए ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में 3.5 करोड़ के करीब जो स्टूडेंट है वो इंक्रीज यहां पर उसमें इंक्रीमेंट आप लोग यहां पर देखने को मिला। तो बोला यह जा रहा है कि आज की डेट में एक प्लान बनाने की जरूरत है ताकि एजुकेट किया जा सके एडिशनल 3.5 करोड़ और, ठीक है। तो क्योंकि आज की डेट में जो है बच्चे उनको डबल करने की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम पर इसको लेकर चलने की बात की जा रही है और आगे लेवल पर। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है यहां पर उसको बोला गया कि 50% करेंगे 2035 तक का। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे बच्चे हमारी कंट्री में जो हायर एजुकेशन लेते हैं कि 50% लाने की बात की जा रही है 2035 तक का। तो इसको अच्छे लेवल पर सपोर्ट किया जाएगा। हायर एजुकेशन 18 से लेकर 23 साल के बीच में आप लोग पीजी के अंदर जाएंगे, सॉरी ग्रेजुएशन के अंदर जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर उसके बाद में आप लोग बात करेंगे। तो हायर एजुकेशन के अंदर जो इनरोलमेंट किया था 18 से लेकर 23 साल के बच्चे, तो उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो हायर एजुकेशन इनरोलमेंट कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ जीआर यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। तो ये रेशियो है पॉपुलेशन का 18 से लेकर 23 साल की एज के बीच में। तो कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, मान लीजिए 18 से लेकर 23 साल की एज के बीच में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 100 बच्चे हैं, ठीक है। उनमें से कितने इनरोल हुए हैं तो उसका रेशियो निकाला जाता है यहां पर इसके साथ में। तो ये होता है बेसिकली ये जिसको बोलते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, यानी कि 100 में से कितनों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कैसे निकाला गया रेशियो कि टोटल 100 थे
कितने यहां पर बेसिकली यहां पर कितनों ने यहां पर इसमें ये आज के में एडमिशन लिया है, 25 ने लिया है, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, ठीक है। तो यानी कि 1/4 ने ही यहां पर एडमिशन लिया है और यहां पर बात की जा रही है आपकी 50% लेके आना है। तो इस तरीके से समझिएगा इसको। अगर सर्वे के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो ये बात करता है कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन के अंदर, ये पहले 25.8 हुआ करता था। अब 2018-19 में 17-18 में 25.8 था, 18-19 में बढ़ के 26.3 हो गया है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा सा कितना, 3.66 करोड़ से यहां पर 3.74 करोड़ स्टूडेंट यहां पर आ गए अब हायर एजुकेशन के अंदर। टोटल 7 करोड़ के करीब जो आज के डेट में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयबल जो स्टूडेंट उनको एम्प्लॉय स्कूल प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि लोकल कंडीशन के हिसाब से ही उनको वहां पर जॉब मिल सके अगर वो पास आउट होते हैं तो, यानी कि लोकल एरिया में ही उनको जॉब दी जा सके अगर वो कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो एजुकेशन जो है वो लोकल इंप्लॉयमेंट को डेवलप करेगी। अब लोकल में जैसे कई सारी आप लोगों ने सुनी होगी कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, पर लेकिन लोकल एरिया में ही जो ये बेसिकली इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना तो कितने हद तक सही है तो वो देखना पड़ेगा। तो इसके चलते एजुकेशन जो है इन डिग्री कॉलेज उनको साथ में मिलकर काम किया जा रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो बेसिकली प्रोडक्ट प्लान आप लोगों को लेकर चलना है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो फेमस हो उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको सपोर्ट करो और उसके फील्ड में कम से कम आप लोग ये कोशिश करो कि इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। तो ये सारा जो प्लान है जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है जिसको यूजीसी आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर देखता है कि किस किस को कितना फंडिंग वगैरह देनी है, उसको एनालिसिस करता है, उसके बाद में चीजों को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये थी एक बड़ी ही प्यारी न्यूज। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया इसमें सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फार्मर और एग्रीकल्चर के बारे में। तो फार्मर और एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो फार्मर प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एफपीओ बोला जाएगा पूरे आर्टिकल के अंदर। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है बेसिकली अगर किसानों ने खेतों में गेहूं उगाया है, ठीक है, तो वो गेहूं जो है वो आगे चलकर चक्की में से पीसा जाए, चक्की में से पीसने के बाद में फिर उस गेहूं से आप लोग ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। मल्टी ग्रेन ब्रेड आप लोगों ने देखी होगी। तो इस तरीके से कई सारी जो ब्रेड बनाई जाती है या कुछ भी ऐसा आइटम बनाया जाता है जिसको प्रोसेसिंग के थ्रू निकाला जाता है, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी और वो प्रोडक्ट तो आप लोगों ने बना लिया और वो प्रोडक्ट मार्केट में भी ले जाकर बेचना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी कंट्री में तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थी, अब इसमें फार्मर वेलफेयर भी ऐड कर दिया। तो यहां पर फर्स्ट एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट करें ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, जिसका टाइटल क्या था, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ। तो यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर जो फार्मर के प्रोड्यूस के ऊपर काम करती है, जो फार्मर उगाते हैं, तो उसको बेसिकली सपोर्ट किए जाने की बात की जा रही है। लॉन्च किया गया था 2020 में जो चित्रकूट है उत्तर प्रदेश के अंदर वहां से, और जिसको 6,865 करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए गए थे। तो इसके चलते मोर देन ये 2200 के करीब फार्मर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर आज के में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें जिनके लिए एलोकेशन फॉर्मेशन दिया गया, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहां पर जो क्लस्टर बेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीबीओ बोला गया है, क्लस्टर बेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरीके से यहां पर सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो नहीं कहते कि हैंड होल्डिंग का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को लगता है कि यार आज के दिन में ना बड़ा ही डल फील हो रहा है, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लेक्चर देखने के बाद मोटिवेशन आ जाता है। तो काम तो आप लोग को ही करना है, बस मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग आप लोगों को कर दे रहा हूं, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूं, तो फिर से आप लोग अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। यानी कि जहां पर आप लोग रुक रहे हैं थोड़ा सा धक्का आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग फिर से चलना स्टार्ट कर दें। तो ये हैंड होल्डिंग होता है, जहां कोई सामने वाला अगर डल फील कर रहा है, थोड़ा लो फील कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग कर दो उसकी, तो चीजें आगे चलने लगती हैं। तो इसके चलते यहां पर एफपीओ जो है ये उस पर्टिकुलर एरिया को 5 साल तक का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जो बेसिकली एफपीओ को 5 साल का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो एफपीओ है वो ढंग से काम करने लगे। तो यहां पर सीबीबीओ है यानी कि क्लस्टर बेस्ड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एंड टू एंड नॉलेज प्रोवाइड कराती है, यानी कि जिस फील्ड की नॉलेज की जरूरत होती है जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे कैसे क्या काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर यहां पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाता है। टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है, लगभग 18 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पर एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल के लिए। बेनिफिट क्या होगा कि वो अपना जो प्रोडक्ट होगा उसको सेल कर पाएंगे, सप्लाई चेन जो होगी वो छोटी कर पाएंगे ताकि बीच में से मिडिलमैन को हटाया जा सके, तो फार्मर की इनकम जो है वो इनहेंस होती है आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, गांव वाले एरिया में जो यूथ है उनको अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में लैंड का एग्रीगेशन होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आज के में कई
सारे लोग हैं, उनके पास में एक एक बीघे दो दो बीघे जमीन है, ठीक है, तो उसको इकट्ठा करके उस पूरी लैंड में अगर कोई एक प्रोडक्ट उगा दिया और फिर सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई, तो उसमें से ज्यादा अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। वरना सबके बीच में मेड आप लोगों यानी कि डोले जो बनाई जाती है ना, वो बताए डोल बना दी, ठीक है, बीच में मिट्टी डालकर अपना अपना डिवाइड कर दिया, उसकी वजह से भी बहुत सारी लैंड जो है वो उसमें हम लोग प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक ही खेत होगा पूरा, तो उसमें ढंग से हम लोग चीजों को उगा पाएंगे। तो फार्मर जो बेसिकली इसके बारे में बात की, तो प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीगल एंटिटी है जो कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, जैसे किसान के बारे में बात करें तो गेहूं उगा दिया, गन्ना उगा दिया। मिल्क प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो यहां पर किसान कई सारे खेतों में से जो जानवर रखते हैं, तो वो दूध बेसिक वगैरह बेचते हैं, जिसको आप लोग आगे चलकर जिसमें जो खोया निकालते हैं, कई सारी मिठाई बनाते हैं। फिशरमैन जो है मछली लेकर आते हैं, फिर आगे चलकर उसकी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जो वेवर हो गए, इसी तरीके से रूरल आर्टिशन हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, तो सब अपना अपना काम करते हैं। तो उनको कैसे सपोर्ट करना है उसके फील्ड में यहां पर ये काम किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी आप लोगों के सामने है। तो अगर फार्मर को इंपावरमेंट के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आता है, तो ये वाली न्यूज आप लोग ऐड कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट जो यहां पर ये न्यूज है, ये एक इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं और इसको टेक्नोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ से आप लोग न्यूज को बोल सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। राइट टू रिपेयर के बारे में बात की जा रही है। राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है? आज के डेट में मान लीजिए कोई कंपनी है ए, वो मोबाइल फोन बनाने स्टार्ट कर दिया उस कंपनी ने। अब मोबाइल फोन वो बेच रही है मार्केट के अंदर में, तो वो ये बोलेगी कि अगर इस मोबाइल फोन के अंदर 10 साल तक अगर कुछ होता है तो हम लोग इसको रिपेयर करके देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी हेडक है, वो आप लोगों की हेडक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्या कंडीशन है और कहां से कॉन्सेप्ट निकाल कर लाया गया, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। अभी जो कंपनी है जो भी अपना सेल कर रही है, रेफ्रिजरेटर, वॉशर या फिर हेयर ड्रायर या टेलीविजन, कुछ भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर कोई भी यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई बेच रहा है जाकर, यूरोपियन यूनियन में आज के में 27 मेंबर हैं, उसके अंदर कोई बेच रहा है जाकर, तो उसको यहां पर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि रिपेयर करना है अप टू 10 ईयर। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग बेचना चाहते हैं, तो आप लोगों को वारंटी देनी पड़ेगी 10 साल की, कि 10 साल तक हम लोग इसको रिपेयर करके देंगे। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो वो समझिएगा। तो राइट टू रिपेयर दिया जा रहा है, जिसको बेसिकली यहां पर आज के में 27 नेशन जो है ये मार्च 2021 से यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। तो राइट टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक जो है यहां पर ये गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन आएगा इसके लिए, ताकि जो कंज्यूमर है उनको अलाउ किया जा सके कि वो अपने हिसाब से, जैसे आज के दिन में आप लोग कोई कंप्यूटर लेकर आते हैं, ठीक है, तो आप लोग असेंबल कराते हैं कि भैया इतनी रैम रहनी चाहिए, इतनी चीजें इसके अंदर रहनी चाहिए, वो सब चीजें आप लोग देखते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप पे असेंबली जो होती है उसकी वो आप लोगों के हिसाब से होती है। तो मान लीजिए आप लोगों को किसी ने कोई दूसरा कंप्यूटर दे दिया, वो आप लोगों के हिसाब से नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों के हिसाब से नहीं है, ठीक है, सारी चीजें अलग अलग है उसमें। तो अगर यहां पर आप लोग उसके अंदर चेंज कराना चाहते हैं, तो बात की जा रही है कि रिपेयर और मॉडिफाई, इसी के साथ में कंज्यूमर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये उसका राइट है कि वो ऐसा कुछ करा सकता है, जो भी उसको प्रोडक्ट बेच रहा है उससे वैसी चीजें ले सकता है कि हाँ भैया ये काम तुमको करके देना है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो एक ऐसी डिवाइस ऑफर करे जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा चेंजेस न कराने पड़े और उसके हिसाब से वो डिवाइस हो। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो इसमें आइडिया ऑफ राइट टू रिपेयर जो है ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्टिंग में ये ओरिजिनेट हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, जहां पर मोटर व्हीकल के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया था। यानी कि जो मोटर व्हीकल ओनर है उसको राइट टू रिपेयर दिया था 2012 में। अगर कोई कंपनी अपना व्हीकल उसको बेच रही है, तो वहां पर वो क्या करती थी, डॉक्यूमेंट्स देगी, इंफॉर्मेशन देगी और इसी के साथ में अलाउ करेगी रिपेयर द व्हीकल, यानी कि व्हीकल को रिपेयर करेगी। आप लोग ये सोचिए, मान लीजिए हमारी कंट्री में एक ही फरारी कार है, ठीक है, वो फरारी कार जो है वो हम लोगों को मिली और हम लोगों को फरारी कार खरीद कर लेकर आ गए। अब मान लीजिए कल को उस फरारी कार में कोई दिक्कत होती है, तो वो हमारी कंट्री में उसको कोई सुधारने वाला इंसान नहीं है, तो जहां से हम लोग खरीद कर लेकर आए क्या वहीं पर उसको लेकर जाएंगे? तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग लेकर आते हैं, तो सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको रिपेयर करने के लिए आप लोग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो यूरोपियन यूनियन ने ये जो यहां पर मोटर व्हीकल पर इंप्लीमेंट हो रहा था यूएसए के अंदर, उसको अपने यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर इंप्लीमेंट कर दिया कि क्यों ना इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर हम लोग डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा बोला गया। इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और जो इनके कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको एक अच्छी खासी डिवाइस मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि आज की डेट में अगर कोई फोन आप लोग ले रहे हैं, उस फोन में कोई गड़बड़ हो गई और पुराना फोन हो गया, आप लोग उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे। जब तक यूज कर पाते हैं यूज कर पाएंगे, या फिर उसको बेच देंगे। जिसको बेचेंगे वो जब तक यूज करेगा, वरना फिर उसको फेंक देगा। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा था वो इतना ह्यूज था, जिसको ये लगाया इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो डिसमेंटल कर देना कन्वेंशनल टूल एक तरीके से, तो इसको फिक्स करने की बात की ताकि रिसाइकलिंग वगैरह को इंप्रूव किया जा सके। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के हिसाब से माने
तो यूरोपियन यूनियन के अंदर 16 किलोग्राम एक इंसान के हिस्से में आता है कि वो इतने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान जो है एवरी ईयर, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसा होता है, नया फोन आ गया तो पुराना उठाकर फेंक दो, नया लैपटॉप आ गया पुराना उठाकर फेंक दो। भैया अमीर कंट्री है तो इतना कर सकते हैं, हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं होता है, पर लेकिन अमीर कंट्री में ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है। नया फोन आ गया तो पुराने वाले को साइड में फेंक दो उठाकर, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वहां पर एक इंसान हर साल में 16 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करता है। आप लोग सोचिए, आप लोगों के पास में लैपटॉप है, आप लोगों ने उसको उठाकर फेंक दिया, ठीक है। आप लोगों के पास में फोन है, उसको उठाकर फेंक दिया, कोई रेडियो पड़ा था उसको उठाकर फेंक दिया, तो 16 किलोग्राम क्या आप लोग एक साल में वेस्ट जनरेट करते हैं? मुझे तो लगता नहीं इंडिया के अंदर कोई, मुझे लगता है 1-1.5 किलो से ज्यादा कोई करता होगा, मुश्किल से वो भी होता होगा तो, ठीक है। क्योंकि सबके पास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना हमारी कंट्री की इतनी अच्छे लेवल की अभी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची है, पर लेकिन 16 किलोग्राम बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अगर आप लोग इसको सोचकर देखोगे, एशिया के अंदर ये 5.6 है और इसी के साथ में अफ्रीका के अंदर ये 2.5 किलोग्राम है। तो इसके चलते ये कोशिश की जा रही है कि यहां पर इसको यूरोप के अंदर भी घटाया जाए, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर के ऊपर आएगी। तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर जो है, ये कोलैबोरेशन है यहां पर, ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो प्रोग्राम है जिसको जीएसपी बोला जाता है, ये फॉर्म किया गया था यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसी के साथ में यहां पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जनरेट करने से रोका जा सके। तो कैसी लगी न्यूज, ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइए। मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा जितना मजा पढ़ने में लिया है उतना ही मजा पढ़ाने में लूंगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। ये भी बड़ी प्यारी न्यूज है और क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से कि लीस्ट डेवलप जो कंट्री है उसको लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में कैसे लाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से तो आप लोग क्या आंसर देंगे, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी एक कंट्री है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री कौन किसके साथ में मिलती है? तो सबसे बड़ी बाउंड्री मिलती है बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी में रखा गया। तो आप लोगों से पूछेगी कौन ये रिकमेंड करता है? तो यूनाइटेड नेशन की कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है। तो बांग्लादेश को बोला गया कि वो लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में रहेगी। क्या चेक करते हैं भाई साहब ये वाला कैटेगरी देने के लिए? तो यहां पर ये बात कहती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है। ह्यूमन एसेट्स, यानी कि इंसान के पास में कितना एसिड्स यानी कि कितना माल पानी दाबे बैठा है, और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट जो वनरेबिलिटी है उसके बारे में चेक किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल मिलाकर अगर बात करें इन जो फैक्टर पर चेक करने के बाद में कोशिश की जाती है कि इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी में रखा जाए कंट्री को नहीं रखा जाए। अब बात करें यहां पर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहां पर सिंस 2018 यानी कि 2018 के बाद में दूसरी बार भी यहां पर रिकमेंड किया गया कि बांग्लादेश को आप लोग लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर ही रखो। तो यहां पर डिसाइड किया जाता है पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट्स और जो इकोनॉमिक जो वनरेबिलिटी है इसको ध्यान में रख के ये कैटेगरी डाली जाती है। अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो यहां पर बेसिकली अगर 3 में से कोई 2 भी फुलफिल हो जाते हैं तो इस कैटेगरी में उस कंट्री को डाल दिया जाता है। तो ये जो कैटेगरी है यहां पर, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो यहां पर देखती है, जो कि फाइनल अप्रूवल जो दिया जाता है वो फिर यहां पर यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा जाता है। यानी कि जैसे कि कोई कमेटी बनाई, उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, फिर हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसकी रिपोर्ट इंप्लीमेंट करनी है नहीं करनी है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो रिकमेंड करती है और फिर यहां पर फाइनल अप्रूवल यूएन जनरल असेंबली के द्वारा दिया जाता है सितंबर के महीने में। तो जून के महीने में ये अप्रूव करते हैं और सितंबर के महीने में उस पर डिसीजन ले जाता है कि ऐसा कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को यहां पर ये अप टू 2026 यहां पर ये बेसिकली ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि डेवलपिंग कंट्री में अगर ये ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो, वरना लिस्ट डेवलप की कंट्री में ये कैटेगरी में रहेंगे। यूजुअली इसके फायदे कई सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी ये बोला गया कोरोना वायरस के वजह से यहां पर पेंडेमिक की वजह से बांग्लादेश की खस्ता हालत हो गई काफी ज्यादा, तो ये उससे रिकवर कर पाएंगे आने वाले 5 साल में लगभग, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जो यहां पर अगर बात करें जो लिस्ट डेवलप कंट्री है ये एक तरीके डबल एज इंपैक्ट यहां पर बोला जाता है कंट्री के ऊपर। अगर बात करें तो एक तो तरफ आप लोग को देखने को मिलेंगे कई सारे यहां पर प्रेफरेंशियल जो प्रोविजन होते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, या फिर जो नई नई इंडस्ट्री बनाई गई इन्फेंट इंडस्ट्री या फिर क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारा फायदा देखने को मिलता है। यानी कि गरीब कंट्री है तो सब बोलेंगे यार फायदा करो उसका, तो जो यूएन से रिलेटेड या फिर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड या जो भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है उनके सारे जो रूल रेगुलेशन है इनमें इनको छूट मिल जाती है इन कंट्री को, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था
उसमें यह बताया गया था कि हमारी कंट्री का यूरोपियन यूनियन के अंदर जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, एक तो है बांग्लादेश और दूसरा है वियतनाम। तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा रीजन ये है कि लीस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी में आती है, तो वहां पर इसके ऊपर ज्यादा टैरिफ वगैरह नहीं लगते हैं, पर हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर टैरिफ लगेंगे, तो इसके चलते बांग्लादेश का प्रोडक्ट सस्ता रहता है वहां पर, तो उसका प्रोडक्ट लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर एक्सपेक्टेड जो एफडीआई है उससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, और इसके चलते यहां पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी है वो क्रेडिट देते हैं काफी लार्ज स्केल पर, तो बहुत सारी फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलती है कंट्री को। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 46 लीस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी में आती है, जिसमें से अफ्रीका के अंदर है 33 कंट्री, एशिया के अंदर है 9 कंट्री, कैरेबियन 1 कंट्री और पैसिफिक रीजन के अंदर है 3 कंट्री। तो ये टोटल कंट्री आप लोग याद रखिएगा 46 कंट्री यहां पर होगी जो कि लीस्ट डेवलप कैटेगरी में यहां पर आती है। ठीक है, हमारे आसपास में क्या अफगानिस्तान लीस्ट डेवलप में? जी हां बिल्कुल है। भूटान? जी हां बिल्कुल है। म्यांमार? जी हां बिल्कुल है। बांग्लादेश? जी हां बिल्कुल है। नेपाल? जी हां बिल्कुल है। पाकिस्तान लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा पड़ोसी देश जो है उसमें अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इसी के साथ में यहां पर जो लाओस हो गया, इसी के साथ में कंबोडिया हो गया। तो ये आसपास वाले रीजन है जो यहां पर लीस्ट डेवलप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये एशियन कंट्री के नाम मैंने आप लोगों को बताए। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कहां पर कंट्री आती है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता है यहां पर ये भी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है ये राज्य के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, एक पर्टिकुलर नहीं 2 स्टेट के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। एक राज्य है उड़ीसा और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा यहां पर आप लोग देखते हैं और यहां पर हो गया छत्तीसगढ़। तो आखिर क्या न्यूज है इससे रिलेटेड? तो न्यूज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। समझते हैं क्या न्यूज है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको एनएचआरसी आप लोग बोलते हैं, अगर कहीं भी ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों के जो अधिकार यानी कि मानव अधिकार का अगर कहीं हनन होता है तो ये उसके बारे में बात करते हैं। तो इनके द्वारा अभी जो इशू किया गया है नोटिस, कहां पर? यह है चीफ सेक्रेटरी जो उड़ीसा के हैं और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक बांध बनाया गया जिसका नाम था हीराकुंड बांध। आप लोगों से पूछे कि किस नदी के किनारे पर है ये, तो महानदी रिवर। ठीक है, लगभग 1 दशक पहले यानी कि लगभग 60 साल पहले ये बांध बनाया गया था। तो जब ये बांध बनाया गया उस टाइम पर 22,000 के करीब जो फैमिली थी वो इससे अफेक्टेड हुई थी, और लगभग 19,000 के करीब जो फैमिली थी उनको डिस्प्लेस किया गया था एक जगह से दूसरी जगह पर। लगभग 111 के करीब विलेज जो थे वो सबमर्ज हो गए थे, इनके इसके अंदर डूब गए थे। इसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो हीराकुंड बांध की वजह से जो इतनी सारे लोगों को दिक्कत देखने को मिली, तो उसके चलते अभी यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को नोटिस इशू किया गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कि जो लोग सफर किए हैं उनको आप लोगों ने किस तरीके से लेकर चले हैं। हीराकुंड डैम जो प्रोजेक्ट था यहां पर, ये एक मल्टीपर्पज स्कीम थी यहां पर, जो बेसिकली यहां पर कन्विंस की गई किसके द्वारा? ईएम जो विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो उनके द्वारा 1937 में यहां पर इसको सपोर्ट किया गया, क्योंकि जो महानदी है उस पर काफी ज्यादा फ्लड यानी कि बाढ़ आती थी, तो उसको रोकने के लिए इसके ऊपर डैम बनाया गया ताकि बाढ़ का पानी जो होता है उसको रोका जा सके। तो इसको कमीशन किया गया था 1956 में। देखिए, अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है यहां पर, कोई ऐसा डैम के बारे में बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई का काम करता है, पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाने का काम करता है, और फ्लड प्रोटेक्शन यानी कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो उसको रोकने का भी काम करता है। तो इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एफपीआई आप लोग याद रख लीजिएगा, ये ठीक है, या फिर आईपीएफ जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो ये काम करता है, यानी कि फायदेमंद तो है, पर लेकिन कई सारे लोगों को डिस्प्लेस किया गया, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो महानदी जो रिवर है ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है अगर पेनिनसुलर इंडिया की आप लोग बात करिए। पेनिनसुलर मतलब साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन, पेनिनसुलर होता है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो गोदावरी और कृष्णा के बाद में आप लोगों को ये रिवर देखने को मिलेगी जो कि 3rd लार्जेस्ट रिवर है, और उड़ीसा के अंदर ये लार्जेस्ट रिवर है। अगर कैचमेंट एरिया के बारे में बात करें, यानी कि जो इसका एरिया है वो कितने एरिया में फैला हुआ है जिसको ये फायदा पहुंचाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहां तक इसका कैचमेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहां से निकल कर आती है? बेसिकली ये बात की जा रही है यहां पर सिहावा इन ये बस्तर हिल एरिया जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा टू साउथ ऑफ अमरकंटक। ठीक है, तो इसके साउथ में आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। डैम के बारे में बात कर ली, नदी के बारे में बात कर ली, क्या फायदा क्या नुकसान, क्यों, क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रखिएगा।
इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है यहां पर। ये बेसिकली जो निकल कर आ रही है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में। ये जो प्रोजेक्ट था इसके तहत ये किया गया था कि हमारी कंट्री में आप लोग डेवलप करेंगे बेसिक सामान ताकि अपनी खुद की कंट्री में हम लोग डिपेंडेंसी रख सकें, बाहरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। पर लेकिन इसकी वजह से कई सारी कंट्री को मिर्ची लगी, तो वो नहीं कहते तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो यूएसए का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया बोला गया कि इंडिया ने रिसेंटली यहां पर काफी इंफेसिस किया गया कि जो इंपोर्ट है उसको कम किया जाए और अपनी कंट्री में ये चीजों को लेकर चले। तो मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया गया, पर लेकिन कई सारे चैलेंज हैं यहां पर जिसके चलते जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है वो बिगड़ रहे हैं। ये यूएसए की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसके द्वारा ये बातें बोली गई जिसको यूएसटीआर बोलते हैं। इनका क्या मानना है बेसिकली, अगर आप लोग दोनों के बीच में बायलैटरल रिलेशन के बारे में बात करें 2019 से लेकर 2020 तक का यहां पर जो बायलैटरल ट्रेड रहा है, इनके बायलैटरल मतलब दोनों कंट्री के बीच में जो व्यापार रहा, कितना बेचा गया कितना खरीदा गया, तो 88.75 बिलियन देखने को मिला यूएसए और इंडिया के बीच में। बहुत कम कंट्री ऐसी हैं हमारी कंट्री के लिए जिसमें हमारा ट्रेड जो है सरप्लस रहता है। सरप्लस का मतलब हम लोग यूएसए से परचेज जो करते हैं, इनके खरीदते जो हैं वो काफी कम है, पर लेकिन जो बेचते हैं इनके एक्सपोर्ट जो करते हैं वो काफी ज्यादा है। तो जब जो है एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सरप्लस में चलता है ट्रेड। वरना अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इनके खरीद ज्यादा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इनके बेच कम रहे हैं, तो हम लोग कहीं में रहेंगे, हम लोग नेगेटिव में चलेंगे, तब सरप्लस नहीं होगा, तब डेफिसिट हो जाएगा, जिसको ट्रेड डेफिसिट आप लोग बोलते हैं। तो ट्रेड सरप्लस का जो मतलब है उसका मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ में, यहां पर बोला जा रहा है 2019 के अंदर यहां पर ये 19-20 के अंदर 17.42 बिलियन हो गया, जो कि 18-19 के करीब यहां पर ये 16.86 बिलियन था। यानी कि हमारी कंट्री का जो ट्रेड है वो यूएसए के साथ में अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है और हम लोग फायदे में हैं उससे। यूएसए और इंडिया जो है, यूएसए जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट सप्लायर है अगर सर्विस इंपोर्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब समझते हैं कि दिक्कत क्या है। दोनों कंट्री में कई सारी ऐसी चीजें जो टैरिफ लगाए जाते हैं। यूएसए में आप लोगों ने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर टैरिफ इंपोज करते हैं, तो दोनों कंट्री के ऊपर कई सारे जो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर देखने को मिलते हैं जो यहां पर लगाए जाते हैं, जिससे फॉरेन कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल सप्लाई करता है, बेचता है ले जाकर। इफेक्टिव जो किया गया जून 2019 में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटा दिया। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, हमारी कंट्री का कोई प्रोडक्ट अगर यूएसए में जाता है तो उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसे, इनको यहां पर बिना टैरिफ के या बिना कोई उसके ऊपर एक बैरियर लगाने के उसको ऐसे ही बेचा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार या तो तुम हमारी बातें मानो जो हम तुमको बोल रहे हैं, वरना हम लोग तुम्हारे जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस हटा देंगे। तो उसने उसको हटा दिया, तो हमारे प्रोडक्ट वहां पर महंगे हो गए और फिर उनको कम खरीदना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो हमारा जो एक्सपोर्ट था यूएसए के चलते वो बेसिकली कम देखने को मिलेगा। पर लेकिन और भी कई सारी चीजें बेचने के लिए थोड़ा है, तो सारा टोटल जो होता है वो एक अलग है, पर जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस यहां पर कम किया गया यूएसए के अंदर। तो ड्यूटी फ्री बेनिफिट जो था कई सारे प्रोडक्ट पर वो उन्होंने छीन लिया। तो यूएसए के द्वारा जो टेम्परेरी वीजा पॉलिसी जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसमें कई सारी दिक्कतें क्रिएट की जाती हैं। तो यूएसए ये बोलता है कि हमारी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट हम तुम्हारी कंट्री बेचना चाहते हैं पर आप लोग नहीं खरीदते हैं उनको। सैनिटरी और इसी के साथ में जो फाइटो सैनिटरी जो बेसिकली ये एस पी और एस बैरियर जिनको बोलते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये क्या होता है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूएसए से हमारी कंट्री में आ गई तो लोगों को खाने के बाद में उसको दिक्कत होने लगी, तो कई सारी ऐसी लिमिटेशन यहां पर लगाई जाती है। ठीक है, तो ताकि हमारी कंट्री में किसी को कोई नुकसान न देखने को मिले। और एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट है हमारी कंट्री में, जो एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम है वो भी कहीं ना कहीं जो बाहर से जो प्रोडक्ट आता है उसको रोकने का काम करते हैं। हमारी कंट्री में बाहर के प्रोडक्ट को हम लोग इंटरटेन नहीं करते हैं। यूएसए वाले ये बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हम करते हैं, खर्चा सारा हम करते हैं और फायदा तुम लोग उठा के ले जाते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बैलेंस है उसके बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को फायदा होता है, हमको नुकसान होता है। स्पेशल 301 जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है यूएसए की, उसके अंदर काफी ज्यादा कंसर्न की बात आती है। बोलते हैं कि कई सारे पेटेंट, कई सारे ऐसे जो इंफ्रिंजमेंट जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन जो ट्रेड सीक्रेट है आप लोग उनका उल्लंघन करते हैं, तो इसलिए हमको ये काफी ज्यादा तगड़े तरीके से देखते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा ये कई सारे वीजा थे जो आप लोग याद रखते हैं, H1B वीजा, H2B वीजा, L1 वीजा, J1 वीजा और H4 वीजा। H1B वीजा क्या होता है, जो स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है, तो आप लोग वहां पर काम करेंगे, तो ये काफी लार्ज स्केल पर इंडिया के लोगों को मिलता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगा दिया था, हालांकि अब जो इसको थोड़ा रिलैक्स किया जा रहा है। H2B वीजा क्या होता है, सीजनल वर्कर जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए काम करने जाते हैं। L1 वीजा क्या है, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है। आज के दिन में गूगल में इंडिया में काम कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया यूएसए के अंदर में गूगल के ऑफिस में, तो ये L1 वीजा लगेगा। J1 वीजा जो होता है ये स्टूडेंट वर्क और इसी के साथ में स्टडी और वर्क वीजा लगता है।
H4 वीजा क्या है यहाँ पर, ये H1B वीजा जो है जो स्किल्ड वर्कर को दिया जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट, मान लीजिए वाइफ जा रही है यूएसए में, तो हस्बैंड को H4 वीजा मिल जाएगा। अगर हस्बैंड गया हुआ है H1 वीजा के साथ में, तो वाइफ को H4 वीजा मिल जाएगा और उसके बच्चों को, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इन पे कई सारे जो बेसिकली प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा लगाए गए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। तो समझ गए, शायद बिहारी भाषा में बोलते हैं ना बुझाए, बुझाए बोलते हैं ना तो बुझाए ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, आई थिंक, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज करेक्ट मी। तो ये कुछ शब्द मुझे याद आया, ठीक है। चलिए जो भी है, तो यहां पर आगे बात करते हैं स्विस न्यूट्रलिटी के बारे में। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार, मुझे इंटरेस्टिंग लगी काफी, तो आप लोग भी सुनिएगा। स्विट्जरलैंड जो है उसके जो एम्बेसडर है उनके द्वारा ये बोला गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल एक पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि हम लोग किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं, हम लोग किसी की झगड़े में अपने बेसिकली इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काफी सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और ये चेंजिंग पॉलिटिक्स इन रियलिटी, यानी कि पहले इसको लगता था ऐसा नहीं हो पाएगा, पर लेकिन अब इसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो पॉलिसी जो बेसिकली न्यूट्रलिटी, फॉरेन पॉलिसी जो पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें क्या रहता है, इसमें यह रहता है कि आप लोग न्यूट्रल रहेंगे। फ्यूचर में अगर कोई वार रहेगी किसी भी कंट्री के साथ में, आप लोग उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी अगर युद्ध में एक दूसरे के साथ में इंटरफियर कर रहे हैं, तो आप लोग एक सोवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो आप लोग परमानेंट न्यूट्रल रहेंगे। किसी भी इस तरीके की ट्रीटी में, किसी भी इस तरीके की वॉर में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कि ऐसा नहीं है कि यार उसने तुझे पीट दिया, चल ठीक है मैं तेरे साथ हूं, देखते हैं चल के, ठीक है, तो हम लोग उसको पीटेंगे चल के, ठीक है। ऐसा नहीं करना है किसी के साथ भी, ये इंडिपेंडेंट है। तो परमानेंट न्यूट्रल पावर है स्विट्जरलैंड। कई और कंट्री हैं जैसे आयरलैंड हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया, ये भी इसी कैटेगरी में आती है। तो कौन सी कंट्री का नाम लिया, एक तो गया स्विट्जरलैंड, आप लोग यहां पर देखते हैं, ये स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। यहां पर एक ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, यूरोप की कंट्री है। और एक आप लोगों को मैंने अभी क्या बोला, आयरलैंड, ठीक है, तो ये आयरलैंड हो गया। तो ये वो कंट्री है जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। बाकी कुछ और बातें कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। 12 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पब्लिक को अवेयरनेस फैलाने का काम करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। दूसरा, जो नेशनल जो बेसिकली पॉलिसी होती है न्यूट्रलिटी को लेकर, वो प्रमोट करती है कि आप लोग प्रिवेंट करें डिप्लोमेसी में कोई भी ऐसा, अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसमें आप लोग बेसिकली उससे डिस्टेंस बनाकर रखें। तो जो टर्म है प्रिवेंटिव जो डिप्लोमेसी है, इसके चलते यहां पर देखने को मिलेगा कि आप लोग जो डिस्प्यूट हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे, उससे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि टेंशन को बढ़ावा न दिया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को लिमिटेड किया जा सके, उसको और बढ़ावा न मिले। तो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी इसको बोला जाता है। पर लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोली गई यहां पर, यह बोला गया कि जो स्विट्जरलैंड है वो न्यूट्रल कंट्री है, पर लेकिन वो यहां पर ये पैसिफिज्म कंट्री नहीं है। एक तरीके से ऐसे नहीं कि आप लोग उसके ऊपर वॉर करेंगे और वो शांति में बैठ रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो किसी और के फटे में टांग नहीं अड़ाता है, पर लेकिन खुद की उसकी आर्मी है, ठीक है। तो खुद वो एक तरीके से उसकी खुद की कंट्री में एक ऐसे सिस्टम है कि कोई भी अगर उसका एक कंट्री का सिटीजन है तो उसको कुछ टाइम के लिए अपनी आर्मी के अंदर सर्व करना पड़ता है, अपने देश के अंदर हर एक मैन को। तो एक कंपलसरी प्रोविजन है। तो यहां पर थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉर भी यहां पर ये चीजें देखने को मिली। यानी कि स्विट्जरलैंड जो है वो यहां पर न्यूट्रल कंट्री है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग उसको पीटोगे और वो सुनता रहेगा, उसके अंदर कोई आर्मी नहीं है, नहीं, ऐसा है कि वो अपनी सिक्योरिटी भी रखता है, ठीक है। तो इसी के साथ में लास्ट टाइम स्विट्जरलैंड की जो वॉर हुई थी वो 500 साल पहले हुई थी फ्रांस के साथ में, जिसने फ्रांस ने स्विट्जरलैंड को हरा दिया था। तो तब से लेकर यहां पर इनके द्वारा बोला गया फालतू की चीजें डिस्टेंस बना के रखो, फालतू में लड़ के क्या होता है, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो 1783 में स्विट्जरलैंड के द्वारा एक्नॉलेज किया गया न्यूट्रल स्टेट के तौर पर, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद में तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम लोग जो है न्यूट्रल रहेंगे, जिसको लड़ना है वो लड़ता रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक है। स्विस फ्रैंक इसकी आप लोगों को करेंसी देखने को मिलेगी। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, ओके। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। कुछ शॉर्ट न्यूज यहां पर देख लेते हैं, क्या क्या न्यूज समझ लेते हैं। एक ये आप लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली जो छोटी छोटी जो न्यूज होती हैं, अभी यहां पर जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, रेलवे कोर्ट, उसके द्वारा 40 लोगों को समन किया गया, यानी कि उनको बोला गया कि आप लोग हाजिर होना है कोर्ट के अंदर में। ये है बेसिकली टुनी रेलवे स्टेशन, ठीक है, TUNI। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। हुआ क्या था बेसिकली, यहां पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कापू कम्युनिटी। कापू कम्युनिटी अंडर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के बारे में डिमांड कर रही थी, पर लेकिन जब इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जा रही थी तो इन्होंने रेल रोकी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, और उस रेल के अंदर जो बेसिकली लोग बैठे हुए थे, इसका नाम था यहां पर, ये था रत्नाचल एक्सप्रेस, ठीक है। तो पहले उसके ऊपर पत्थर फेंके गए रेल के ऊपर, और फिर यहां पर जो मोब ने उसके जो कोच थे उसमें आग लगा दी,
ठीक है। तो उस टाइम पर ये जो दुर्घटना देखने को मिली, तो यहां पर कई सारे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो यहां पर उसकी वजह से टुनी जो बेसिकली टाउन है न्यूज में है। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंगो के लिए काफी फेमस है ये एरिया, जिसमें 250 के करीब आम की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये न्यूज में है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में जो बिटर लीव है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। जूट के बैग काफी फेमस है इस पर्टिकुलर एरिया के। तो कई बार डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिटल का मतलब होता है सुपारी, ठीक है। तो जो सुपारी होती है ना, स्वीटी सुपारी खाई आप लोगों ने कभी जिसको मुंह में डालने में ठंडक आती थी, ठीक है। खाना नहीं, हालांकि ये सुपारी पानी ये सारी बहुत गलत चीजें हैं, पर बचपन में एक दो बार खाई है तो उस टाइम पे उसकी बेसिकली एकदम एक वो नहीं आता है कि नाम लेने से एकदम याद आ गया, तो वो नहीं खाने के बाद में मुंह में ठंडा ठंडा लगता है। नशे वसे की नहीं होती थी, वो होती थी बेसिकली, वो एक अलग चीज थी। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, ठीक है। पता नहीं अब तो आती भी है नहीं आती है तो ये वो बेसिकली जो सुपारी वगैरह होती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते उसकी चीज के लिए फेमस है। तो बेसिकली मैंगो के लिए तो 250 के करीब वैरायटी पाई जाती है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट करिए 9th फाउंडेशन डे, 2 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। नॉर्मली आप लोग क्या बोलेंगे कि आप लोग के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार किसके अंडर में आ सकती है ये बॉडी, क्योंकि लगता तो नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती होगी। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाएगी। तो इसके द्वारा क्रिएट करना, अपग्रेड करना, मेंटेन करना, मैनेज करना जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिकली ये सपोर्ट करती है, ठीक है। तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये मैनेज करती है कई सारी जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती हैं अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बांग्लादेश से इंडिया में आने वाली, पाकिस्तान से इंडिया में जाने वाली, नेपाल से इंडिया में, भूटान से इंडिया में, तो उनको भी ये मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज है, आइडिया रखिएगा इसके बारे में। जयदीप भटनागर साहब जो हैं वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गए प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के, जिसको आप लोग पीआईबी बोलते हैं, ठीक है। तो पीआईबी के ये क्या बन गए, ये बन गए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ये किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में है। ये काफी इंपोर्टेंट एक नोडल एजेंसी है जो कि पब्लिक कम्युनिकेशन, मीडिया रिलेटेड या फिर एंटायर जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है वो पब्लिश की जाती है। 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। कितनी पुरानी है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। और मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली अगर बात करिए स्टैब्लिश किया गया था इसको एज ए सेल, उस टाइम पर ये मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है उसके अंडर में आती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर लेकिन आज के में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है, जिसको आप लोग पीआईबी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक छोटा सा गांव है नागालैंड के अंदर में, वहां पर एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पनिशमेंट की, यानी कि अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है। तो इसको नागा कम्युनिटी कस्टमरी जो लॉ है उसके हिसाब से जो पनिश किया जाते हैं, ये क्या करते हैं पनिशमेंट में उसमें, तो यहां पर बेसिकली मसांग फंग जो है यहाँ पर ये एक लोकल ट्री है। ये कैसा है, अगर ये आपकी बॉडी को टच करेगा तो बॉडी में इरिटेशन होगी। तो ये एक इतनी छोटी ट्रायंगुलर जो केज यानी कि एक तरीके की जेल बनाते हैं, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहुत छोटी रहती है और उसमें इस इंसान को डाला जाता है और वो इतनी छोटी रहती है कि उसमें ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता इंसान। तो अगर वो कहीं पर भी टच होती है, वो बेसिकली लकड़ी अगर टच होती है कहीं पर भी, तो पूरी बॉडी में ईचिंग होने लगती है मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मैंने कहा अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, कोई जैसे सोसाइटी में अगर किसी का मर्डर कर देता है, ऐसा कर देता है, तो उसको ऐसी उसके अंदर डाल दो, उसको तड़प तड़प के मरे ताकि उसकी रूह भी कांपे, आगे से ऐसी हरकतें ना करे। तो क्यों ना ऐसा दंड दिया जाए इंसान को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा हिस्टोरिकल है और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो नागालैंड अगर आप लोग देखेगा तो ये देख सकते हैं, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर के साथ में ये बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो यहां पर ये काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की हेल्प से यहां पर जो काम किया जा रहा है, इनके द्वारा यहां पर कोवैक्सीन जो दवाई है यहां पर इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप की जा रही है भारत बायोटेक जो इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा बेसिकली यहां पर एक जो यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसको बेसिकली TLR 7/8 ये इंडिजिनस केमिकल यहां पर अफोर्डेबल प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि हाईएस्ट प्योरिटी के साथ में, ताकि हमारी कंट्री में जो विजन है इनएक्टिवेट करने का जो SARS-CoV-2 है उसको हम लोग सपोर्ट कर सकें। तो ये जो दवाई है बेसिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी न्यूज थी, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर फिर पता होना चाहिए देश में चल क्या रहा है। ओके तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कितना एंजॉय किया है वो अभी क्वेश्चन से पता चलेगा। तो पहले हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखी है, इसके साथ में फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल जो न्यूज देखी उसमें बात की स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी के बारे में, डिटेल में जाना। नेक्स्ट स्टेट के बारे में हीराकुंड डैम और उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी समझी हम लोगों ने। इकोनॉमी के बारे में मेक इन इंडिया से यूएसए को मिर्ची लग रही है तो उसके बारे में समझा हम लोगों ने। जो वीजा के बारे में जाना, जो इंपोर्टेंट न्यूज बन जाती है कई बार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में बात की,
किस तरीके से यहाँ पर जो लिस्ट डेवलप कंट्री का खिताब दिया गया बांग्लादेश को, और कौन कौन सी कंट्री लिस्ट डेवलप की कंट्री की कैटेगरी में आती है। इन्वायरमेंट के फील्ड में हम लोगों ने राइट टू रिपेयर के बारे में बात की, जो यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि इंप्लीमेंट किया जाए उसकी कंट्री में। फूड एंड एग्रीकल्चर में हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, क्या क्या इससे रिलेटेड न्यूज थी वो सारी डिटेल में समझी। एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में जाना काफी डिटेल में, और सोशल न्यूज में हम लोगों ने सेम सरनेम के बारे में जो जापान की जो न्यूज थी वो देखी, जो कि पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग बताइएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ाई कर ली, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन है, बात की जा रही है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया पीआईबी का, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पीआईबी। न्यूट जो इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और किसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एनएचआरसी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है और किसको इसके द्वारा नोटिस इशू किया गया है। उड़ीसा और दूसरा राज्य कौन सा है, इनको नोटिस इशू किया गया है एक बांध यानी कि डैम के ऊपर और रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस किया गया था। यूनाइटेड नेशन सीडीपी क्या है ये आप लोगों को बताना है, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री का खिताब देता है। रूसा की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है, ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, और हमारी कंट्री की रैंक कितनी है, जापान की 121 है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैरीटाइम इंडिया समिट जो थी उसके बारे में पूछा गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी। CISC क्या है इसके बारे में पूछा था। इंडिया और चाइना के बीच में अगर बात करें तो हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी। इंडिया के द्वारा 43 चाइनीज ऐप और कई सारे चाइनीज ऐप ब्लॉक किए गए, कौन सा एक्ट था जिससे द्वारा ब्लॉक किए गए। 11th जो एडिशन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 2021 में, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कौन सा रिसेशन है ये यहां पर, जिसको बेसिकली बोला जाता है अगर 2 कंसेक्यूटिव टाइम तक अगर रिसेशन रहता है तो इसको इस टर्म से पुकारा जाता है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2002 में स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है इसको। जो PSLV का जो 53 फ्लाइट देखने को मिली, कौन सा ये व्हीकल था ये आप लोगों को बताना है, पूरा नाम क्या था। और NSIL ये इसका पहला प्रोजेक्ट था जो कि इसरो के अंडर में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने थे, आंसर देख लेते हैं। पहला यहां पर मैरीटाइम इंडिया समिट, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहां पर ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, ठीक है, तो ये बनाए गए कौन यहां पर, एडमिरल अतुल कुमार जैन, ओके। जो इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी कंट्री में बात करें तो सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसके तहत यहां पर चीजों को ये बैन किया गया। 11th एडिशन है यहां पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया, तो इलेक्शन है तो याद रखेगा। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहां पर ये पार्टिसिपेट करती है। टेक्निकल रिसेशन कई बार समझा चुका हूं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार 6 महीने तक अगर रिसेशन में कंट्री नेगेटिव ग्रोथ है तो टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2002 में स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं आखिर में, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया था। PSLV C51 बेसिकली व्हीकल है, इसके थ्रू 53 फ्लाइट छोड़ी गई। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि इसरो के अंडर में आती है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में आप लोगों ने एंजॉय किया है तो इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ से टेलीग्राम से जाकर @StudyLoverVir सर्च कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रहने के लिए और पेशेंस के साथ में लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का होगा। तो ये था आज का हमारा SLV फैमिली का लेक्चर। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है या फिर नहीं पसंद आता है तो दोनों तरीके से आप लोग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, वो नहीं कहते ठोको डिसलाइक अगर पसंद आता है तो ठोको लाइक, ठीक है। बाकी कैसा लगा लेक्चर, झक्कास के बकवास, तो दोनों लिख सकते हैं। झक्कास लगे तो जे लिख देना और बकवास लगे तो बी लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।